क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होने के वजह से आपने किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल दिया हो और बहुत ज़्यादा सोचने पे ये पाया हो कि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, आप सुबह से खाली पेट है इसलिए चिड़चिड़ापन हो गया हो? कभी ऐसा हुआ हो कि किसी का गुस्सा आपने किसी पे निकाल दिया हो और बाद में पता चलने पे आपने पाया हो कि सामने वाले इंसान की कोई गलती थी ही नहीं? कभी इस तरीके से महसूस किया है कि अंदर कोई इच्छा डेवलप हो रही है कि किसी ऑपोजिट सेक्स के, ऑपोजिट जेंडर के जो इंसान से हम बात करें, और क्योंकि हमारे पास कोई कंपनी नहीं होती है तो उस वक्त हम कोई फिल्म या मूवी या कोई वेब सीरीज देखना शुरू कर जाते हैं? कहाँ से आता है ये सब? क्या ये संभव है कि अपने बचपन में जाके खुद को हील कर सकते हैं? मेरा जवाब है हाँ। सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिटिकल थ्योरी में इंसान जब एडल्ट हो जाता है, उसकी एडल्ट पर्सनालिटी, ह्यूमन एडल्ट पर्सनालिटी अपने बचपन में ही डेवलपमेंट होना उसकी शुरुआत हो जाती है। और इसकी जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ होती है, इड, ईगो और सुपर ईगो, इन तीन प्रिंसिपल्स में डिवाइडेड होती है और वर्क करना शुरू करता है हमारे अंतर मन, जो ईगो, सुपर ईगो और इड में डिवाइडेड होता है। किस तरीके से ऑपरेट करता है ये, किस तरीके से, इस रिसर्च के बारे में अपने मस्तिष्क, अपने माइंड को गहराई से जान के जब हम स्पिरिचुअल साइंस के साथ इसका अध्यात्म का जो विज्ञान है और न्यूरो साइंस का जो विज्ञान है, तो दोनों साइंसेस का सिनर्जी इफेक्ट निकाल के हम स्वयं पे जब वर्क करते हैं तो हीलिंग भी संभव होता है एक सक्षम दिमाग के साथ। सक्षम दिमाग किस तरीके से आएगा? जब हमारे अंदर कोई बिहेवियरल चेंज हो रहा है, हम कोई हार्मोन डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो क्यों हो रहा है? उस हार्मोनल रिलीज के वजह से हम किस तरीके से एक बिहेवियर, एक तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उसके बेसिक साइंस, अंदर से जो घटना, हमारे अंदर जो इवेंट हो रहा है, हमारे अंदर जो चीज़ें हो रही है, उसको हम जब मनन करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो खुद पे वर्क करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ तक कि आप जब मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे तो मेडिटेशन करते हुए जो थॉट्स हमारे मन में आते हैं, अनवांटेड थॉट्स, उसके पीछे का जब साइंस हम जान लेंगे कि ये किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस के माध्यम से रिएक्ट करने वाला है, हमारा स्वयं पे एक कंट्रोल आ जाएगा। इड, ईगो, ईगो और सुपर ईगो किस तरीके से काम करता है, बचपन किस तरीके से हमारे जवानी को, हमारे मिडिल एज को, बुढ़ापे को और लेटर स्टेज को इम्पैक्ट करता है। इड कौन से प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है? सबसे पहला जो अनकॉन्शियस स्टेज होता है, अवेयरनेस के ये तीन, कॉन्शियसनेस के जो तीन लेवल्स है अवेयरनेस का, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस। इड वो अनकॉन्शियस लेवल है। सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती है साइको एनालिटिकल थ्योरी के, फ्रॉइड के इस स्टेज की, वो है जो ख्वाहिश और इच्छाएं होती है, जो डिज़ायर्स होती है, वो विदाउट गिल्ट होना, डिज़ायर्स विदाउट गिल्ट। क्योंकि एक रॉ ऑर्गेनिक स्टेज होता है जहां हम अनकॉन्शियस होते हैं, हमें होश नहीं होता है कि ये जो इच्छा है ये अच्छी है या अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें रियलिटी और मॉरल का कोई रोल नहीं होता है, बिल्कुल रॉ होता है। जैसे कहते हैं, जैसे एक बच्चे को कुछ चाहिए, एक बच्चे के अंदर कोई इच्छा पैदा हो रही है, कोई डिज़ायर हो रही है, वो डिज़ायर एक सेक्सुअल ड्राइव भी हो सकता है, वो एक हंगर ड्राइव भी हो सकता है, जो बेसिक भूख से रिलेटेड, जो नॉर्मल फितरत से, जो हमारा नॉर्मल नेचर से इन्फ्लुएंस, जो हमारे अंदर की इच्छाएं होती है, वहाँ गिल्ट का कोई रोल ना होना, क्योंकि हम उस टाइम में अनकॉन्शियस होते हैं। ये होता है इड। इसके बाद आता है ईगो। ईगो किस तरीके से ऑपरेट होता है? ईगो जिस प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है वो है रियलिटी, मतलब अभी के अभी जो है क्या चल रहा है। रियलिटी कहीं ना कहीं कॉन्शियस रेलम में आता है, मतलब हम अवेयर है, हमें होश है कि ये जो इच्छा हमारे अंदर पैदा हो रही है ये कितना प्रैक्टिकल है, ये कितना इम्प्रैक्टिकल है। रियल होना मतलब प्रैक्टिकल होना, कितना ये डिज़ायर रियल में संभव है या कितना जो है वो संभव नहीं है। इसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो किस तरीके से ऑपरेट करता है? प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, जो मॉरल कॉन्शियस, जिसे हम कहते हैं नैतिक और अनैतिक की जो समझ होती है, जो विवेक का रोल यहाँ पे आता है। इंसान का जो विवेक होता है, इंसान का जो मॉरल कॉन्शियस जिसे हम कहते हैं, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, ये जो सही और गलत के बीच का जो फ़र्क करना, जो एक बच्चा सीखता है बड़े होकर, जब वो एडोलेसेंस होता है, फिर वो जवानी में आता है, जवानी से मिडिल एज में जब वो जाता है, तो ये ग्रोथ हो रही होती है नैतिकता की, जो विवेक की ग्रोथ हो रही होती है, वो होता है सुपर ईगो। यहाँ पे इच्छाएं तो अभी भी वही है, लेकिन इच्छाओं को यहाँ पे गवर्न कौन कर रहा है?
गवर्न मतलब इसका निर्देशन कौन कर रहा है, इसका जो संचालन है इच्छाओं का, ये कौन कर रहा है? मॉरल कॉन्शियस। आपका विवेक आपके अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को गवर्न कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे जब हम एकदम बचपन के स्टेज में, जो अनकॉन्शियस स्टेज होता है, वही जवानी में भी वही अनकॉन्शियस स्टेज है। बहुत सारी इच्छाएं हमारे अंदर है जो अनकॉन्शियस लेवल में ऑपरेट हो रही होती है, वो फ्री ऑफ गिल्ट होती है। तीनों का जो व्यवहार होता है ना, इड का, ईगो का, सुपर ईगो का, ये तीनों मिलके हमारे अंदर से कॉम्प्लेक्स व्यवहार का संचालन करती है, उसको कंडक्ट करवाती है। हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी हमारे अंदर से एक डिज़ायर होती है, मान लो बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो चिड़चिड़ापन हो रहा है, हम किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये जो चिड़चिड़ापन हुआ, हमने गुस्सा निकाला, इनकी बेसिक डिज़ायर्स का नेचर बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रवृत्ति, जो इंसान के अंदर की फितरत जिसे कहते हैं ना, प्रवृत्ति जो टेंडेंसी होती है, वो वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होती है। जो इंस्टिंक्ट्स हमारा कहते हैं ना कि इंस्टिंक्ट्स क्या बोल रहा है तुम्हारा, वो इंस्टिंक्ट ओरिएंटेड होती है, बहुत ही फितरती होती है। जैसे कि हमारे डीएनए, बाप दादा के हमारे अगर कुछ हैबिट्स है, उस तरीके की हैबिट्स होती है जो बिल्कुल गिल्ट से फ्री होता है, सही गलत के परे, वो अनकॉन्शियस लेवल होता है। आपकी फितरत क्या कहती है, आपकी फितरत क्या करवा रही है आपसे, नेचर क्या करवा रही है, अंदर की जो बिल्कुल गहराई से, जिसका सही गलत से कोई भी लेना देना नहीं होता है, उस तरीके से आपके अनकॉन्शियस लेवल में वो इम्पैक्ट करती है। सुपर ईगो जो होता है वही मॉरल कॉन्शियस का जन्म हो जाता है। मॉरल कॉन्शियस आ जाता है कि मान लीजिए किसी को एक पॉर्न फिल्म देखने की इच्छा हो रही है, एडल्ट फिल्म देखने की इच्छा हो रही है, और मॉरल कॉन्शियस से कह रहा है कि आप इस तरीके से पब्लिक में बैठ के आप इस तरीके की फिल्म नहीं देख सकते, सोशली एक्सेप्टेबल होगा नहीं, ये बहुत ही गलत है। वहाँ ईगो क्या रोल प्ले करेगा? ईगो प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल है, ये चीज़ को आपको बताएगा। मॉरल कॉन्शियस सिर्फ बताएगा ये सही है या गलत है, सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। वही हमारा जो अनकॉन्शियस लेवल में इड है, वो सिर्फ इच्छा की ओर फोकस करेगा कि इच्छा है देखने की, क्योंकि उसके अंदर वो सेक्सुअल ड्राइव एक्टिवेटेड है और वो काम कर रही है। और वही जो रोल प्ले करेगा ईगो, जो कि प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी में ऑपरेट करता है, वो बताएगा रियलिटी में ये कितना प्रैक्टिकल है, ये कितना नहीं प्रैक्टिकल है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, ये सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू में कितना एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है। ये सारी चीज़ों को करके वो फिर डिसीजन लेगा कि तुम्हें ये देखना है या नहीं देखना है। इसी तरीके से ये तीनों का मिश्रण जो है, इड का, ईगो का, सुपर ईगो का, ये तीनों का मिश्रण हमारे मोस्ट ऑफ द बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करती है, इसका संचालन करती है, एक तरीके से क्रिएट करती है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स होती है, इसको स्ट्रक्चर भी कहा गया है। क्यों स्ट्रक्चर कहा गया है? क्योंकि ये है तो ब्रेन में, लेकिन ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का वो हिस्सा है जो टैंजिबल नहीं है, मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, जो ऑर्गन नहीं है, जैसे लिवर, किडनी, ब्रेन, सेरेब्रम। तो ये जो तीनों है, इड, ईगो और सुपर ईगो, ये है पर ये टैंजिबल नहीं है, इसको पकड़ नहीं सकते, ये ऑर्गन फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसे स्ट्रक्चर्स भी कहा गया है। अपने अंदर के मस्तिष्क के ग्रोथ को ऑब्जर्व करने पे हम पाएंगे कि मस्तिष्क धीरे धीरे हमें समझ आना शुरू हो जाएगा किस तरीके से क्या कर रहा होता है। बीच में मीडिएटर का काम कर रहा होता है, एक ब्रोकर का काम जिस तरीके से कर रहा होता है, दोनों के बीच में तालमेल बिठाना। किसके बीच में? इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में, जो मीडिएट करता है चीज़ों को, जो एक तरीके से दोनों का बैलेंस करता है, दोनों का तालमेल करता है, दोनों के बीच में एक मैसेंजर का काम करता है, दोनों में बैलेंस बनाने का काम करता है, दोनों में स्थिरता लाने का काम करता है, वो करता है ईगो। क्योंकि ईगो का प्रिंसिपल क्या है? रियलिटी। कॉन्शियस रेलम में ज़्यादातर ये ऑपरेट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, जनरली, यूजुअली कॉन्शियस लेवल में ऑपरेट होता है हमारा ईगो, रियलिटी बेस्ड। प्रैक्टिकल है या इम्प्रैक्टिकल, किसके बीच में? उन डिज़ायर्स के बीच में जिनका संचालन प्योर हमारा जो डीएनए है, जो हमारी ऑर्गेनिक नीड है, जो डिज़ायर्स गिल्ट के बिना होती है, उन डिज़ायर्स के बीच में, और जो डिज़ायर्स हमारे विवेक से गाइड हो रही होती है, उन डिज़ायर्स के बीच में मीडिएट करने का काम करता है ईगो। ये बताएगा कि ये कितना प्रैक्टिकल है, ये कितना इम्प्रैक्टिकल है। मान लो आपके अंदर कोई इच्छा आई, अब क्या खुलेआम आप इस इच्छा को प्रकट कर सकते हैं? ये सोशली कितना एक्सेप्टेबल होगा, सोशली कितना एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये आपका मॉरल कॉन्शियस आपको बताएगा। और वही कोई इच्छाएं ऐसी होंगी जहाँ पे हमारे होश ही नहीं होगा, लेकिन वो इच्छाएं जो है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, वो ड्राइव्स उतनी ही ज़्यादा एक्टिव होंगी। लेकिन उन एक्टिव ड्राइव्स को मॉरल कॉन्शियस के साथ इसका तालमेल बिठाने वाला होगा ईगो, जो रियलिटी बेस्ड होगा, जो रियलिटी के प्रिंसिपल में हमें बताएगा कि ये
कितना संभव है और कितना नहीं है। सही गलत के बीच में एक तालमेल बिठाना, यही ईगो का काम है। कॉम्प्लेक्स व्यवहार जो हमारे अंदर से होते हैं, इसका संचालन करते हैं। इंसान को लगता है वो कोई कार्य कर रहा है और वो कर रहा है। हम इसको सुप्रीम, इसको जो डिवाइन, इसको जो परमात्मा से, अगर इसको स्पिरिचुअल साइंस से जोड़े तो करवाने वाला कौन है? वो परमात्मा है। उसके रिजा से ही सब कुछ हो रहा है। पत्ता भी उसके मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। वही परमात्मा है, वही परमेश्वर है जो हर चीज़ को इस सृष्टि में गाइड कर रहा है। अब उसके बनाए हुए इस सृष्टि में जो यूनिवर्स का लॉ है, उसी में जो ह्यूमन साइंस, जो न्यूरो साइंस है, हमारे मस्तिष्क का जो साइंस है, और जो क्वांटम वर्ल्ड, जिसे एनर्जी की साइंस कहते हैं, जो एनर्जी की दुनिया होती है, वो किस तरीके से हमारे अंदर संचालन करती है चीज़ों को। और हम एक जो उठ के इंसान जाके पानी पी ले, इंसान ऑफिस में जाके एक फ़ाइल ले, इंसान अपने जॉब से रिज़ाइन कर दे, इंसान शादी कर ले, इंसान डिवोर्स कर ले, ये सब चीज़ें जो होती है कर रहा होता है इंसान। पर इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी साइंस, बहुत सारे विज्ञान और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का हाथ होता है जिसका कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। इन सब के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं और खुद पे वर्क करते हैं, तो हम अपने हर एक्शन को, हमें पता हो सकता है कि ये जो एक्शन हमारा माइंड कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। और एक बार आपको अपना माइंड, जो दिमाग है, वो समझ आने लग जाए, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले कोई बीमारी अगर कोई हो तो डॉक्टर पूछेगा कि बीमारी का ही पता ना हो तो मेडिसिन का क्या होगा। दुनिया भर में 1000 स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, 1000 लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स है, खजाना भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। सभी एक से बढ़ के एक है, किसी में कोई कमी नहीं है। लेकिन हम कितने सक्षम हैं? सब्जेक्ट तो सारे ही अच्छे होते हैं, पर जो स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट कितना ज़्यादा सक्षम होता है। हर सब्जेक्ट क्या हर स्टूडेंट के लिए बना है? अगर अकाउंट्स के लिए मैथ्स में अच्छे हो तुम, क्या साइंस तुम्हारे लिए है? अगर बिजनेस वर्ल्ड के लिए तुम हो तो क्या फिजिक्स तुम्हारे लिए है? जो सब्जेक्ट हमें सूट हो, जो हमें समझ आ जाए, वो हमारे लिए है। समझ अपने बारे में, अपना दिमाग समझ आना बहुत बड़ी बात होती है। दिमाग इतना चंचल होता है, इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हमारे अंदर, इतना कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं। जितना आसान और सिंपल हमें नज़र आ रहा होता है, चीज़ उतनी आसान नहीं होती है। और हम रुलते पिटते रहते हैं, ऐसा क्यों हो, वैसा क्यों। हम कहते हैं कि हमें दूसरे इंसान को परखने की क्षमता है। दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ह्यूमन माइंड। अध्यात्म का अर्थ है स्वयं अध्ययन। अपने खुद के दिमाग को समझने में पूरी उम्र निकल जाती है। मस्तिष्क को डिपेंडेंसी से बचाइए, मोहताजी से ख़त्म हो जाएंगे। मोहताजी किसी भी तरह की हो, वो बंधन बनती है, वो हमें ख़त्म करती है। और मोहताजी के बिना जो ज़िंदगी होती है, वो गुलामी फ्री होती है। नो गुलामी रिक्वायर्ड, बिकॉज स्लेवरी नहीं है किसी तरह से। चाहे वो कोई भी नॉलेज हो, रिलीजियस बुक्स की नॉलेज, होली बुक्स की, एंशिएंट स्पिरिचुअल बुक्स की, अध्यात्म से रिलेटेड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड जो भी हमारी इन्फॉर्मेशंस होती है, जो होली बुक्स की वर्सेस होती है, एंशिएंट साइंस होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स होते हैं, न्यूरो साइंस के साथ इसकी जब नॉलेज, जो ज्ञान हमारे अंदर आती है, तो वो हमें सक्षम बनाती है। हमें मोहताजी हमारे जीवन से वो ख़त्म करती है। और एक बार मोहताजी ख़त्म, गुलामी की कोई गुंजाइश नहीं है। एम्पावर्ड माइंड, द माइंड विदाउट फियर। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी? ब्रेड।